हेलो बच्चों, जय माता दी। जैसा कि हम कल कक्षा 10वीं के विज्ञान में पढ़ रहे थे अध्याय 1 को, और आपको पता है कि अध्याय 1 से आपके कितने अंक आने वाले हैं? 4 अंक यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कई सारे 1 अंक वाले ऑप्शनल क्वेश्चन को टिक मार्क भी किया था। आप अपनी पुस्तक और पेंसिल लेके तैयार रहिए, जिससे कि मेरे साथ साथ आप अपनी बुक में भी टिक मार्क करते जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी के विस्फोट के पश्चात जो किंगो नामक वृक्ष पुनः जीवित उस इलाके में हुआ था, वहाँ के रेडिएशन से लड़के, उसके बारे में पढ़ा था। आज जो है इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़रा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा, ये देखिए, है ना। अभी आप सोचिए, ये जो किंगो है इसके अंदर जो जीवन की क्षमता है ना, वह रेडिएशन से लड़ने की क्षमता इसके अंदर है। ये इसे इस वृक्ष की आंतरिक शक्ति को कब पता चला होगा? जब वहाँ पर रेडिएशन फैला होगा, मतलब जब विपरीत परिस्थिति आई तब किसी जीव को या पादप को यह पता चलता है कि उसके अंदर जो है वहाँ पर उस स्थिति से लड़ने की क्षमता है, और इसी के कारण उसके व्यवहार में या शारीरिक संरचना में कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, तो कैसे नए जीव बने होंगे? अपने आसपास के वातावरण के लिए अनुकूल बनने के लिए जीवों में परिवर्तन आया होगा। इससे पहले आप कक्षा 7-8 में भी पढ़ चुके हैं अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन एक ऐसी परिस्थिति होती है जो जीव अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अपने आपको परिवर्तित करता है, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अनुकूलन जो है इसका मुख्य कारण है। आगे देखते हैं जल्दी से। जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, है ना। जीवों के विकास में आवास और उसका क्या क्या प्रभाव होता है उसके बारे में यहाँ पे आप देखते हैं। आपने पिछली कक्षा में प्रकृतिवास अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीव के आवास में उसकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उसकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं आवास में पर्याप्त संसाधन रहेंगे, भोजन, पानी, है ना, सुरक्षा, ये सब चीज़ें रहेंगी, तो जो जीव की संख्या की हानि है वह कम होगी। ठीक है, क्योंकि कई स्थान पर भोजन की कमी के कारण या फिर सुरक्षा की कमी के कारण जो है जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। और जैसे कि किसी स्थान पर कोई बहुत सारे खरगोशों की संख्या, लेकिन वहाँ पर बाघ भी है, तो वहाँ खरगोशों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी क्या? नहीं, क्योंकि बाघ क्या करेगा, उन्हें आहार के रूप में ग्रहण कर लेगा। ठीक, तो यही क्या कहते हैं वह कारण है। सुरक्षा भी एक कारण है जिसके कारण जो है जीव की संख्या में वृद्धि होने से रुक जाती है। और अगर क्या कहते हैं सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उसके लिए पर्याप्त हैं, कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन जीवों की संख्या में वृद्धि के कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जीवों के आवास में बुनियादी जरूरतें, भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। ठीक है, ये जो है उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं। भोजन जो उनके पोषण के लिए आवश्यक है, प्रजनन अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं, और सुरक्षा अन्य जीवों से और वातावरण से जीव की रक्षा करना सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, तो ये सब अगर उपलब्ध है तो जीवों की संख्या में डेफिनेटली वृद्धि होगी। हम यहाँ भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेज़ी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोन चिड़िया तथा कई अन्य जीव भी हैं। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बाघ है, सोन चिड़ैया है ना, बाघ, सोन चिड़ैया आदि जो है, इनकी संख्या में क्यों कमी आ रही है बाज वगैरह की? क्योंकि इनका क्या किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? मनुष्य के द्वारा जो है इनका शिकार किया जा रहा है। ठीक, अब ये जो मनुष्य है इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि ये अन्य जीवों से ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा है। ये अपने सुरक्षा के कृत्रिम संसाधन बना सकता है। जो बाघ है, सोन चिड़िया, बाज आदि है, इनके पास में इनके पंजे, चोंच, नाखून, ये सब जो है, दांत आदि, यही इनके
प्राकृतिक रूप से सुरक्षा के संसाधन है, पर मनुष्य क्या करता है, अपने लिए औजार बना लेता है, हथियार बना लेता है, जिसके कारण जो है वह अपना बचाव कर सकता है। बीमारियों से बचाव करने के लिए वो मेडिसिन बना लेता है ना। तो ये क्या कहते हैं, मनुष्य के पास कई कृत्रिम संसाधन हैं जिनके द्वारा वह अपना बचाव करता है। लेकिन भोजन, जल और वायु, 3 संसाधन, कितने संसाधन, 3 संसाधन कौन कौन से, पहला तो हो गया हमारा भोजन, दूसरा हो गया जल और तीसरा हो गया वायु। ये तीनों ऐसे संसाधन हैं जिनका निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता, ठीक है। और इनकी जब कमी होती है तो वहाँ पर मनुष्यों की संख्या में कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि भोजन, जल, वायु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होता है, ठीक। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? मनुष्य की आबादी बढ़ रही है तो वहाँ क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, और वनों को काट रहे हैं तो बाघों की संख्या उससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि बाघों का आवास कहाँ है, वनों में है। और जब वन को काटते हैं तो वो नगर की ओर आते हैं, और नगर की ओर आने के कारण जो है उनसे शिकार बनते हैं, है ना, मनुष्य का, और इसीलिए उनकी संख्या में कमी आ रही है। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी तो क्या होगा, जैसे मनुष्य है ना, अधिक वृद्धि हो जाएगी तो जो 3 प्रमुख संसाधन है, अभी मैंने आपको बताया 3 प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं, भोजन, जल और वायु, उनकी संख्या में यहाँ पर कमी आ जाएगी, ठीक। इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन, उसकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। जीवों की उत्पत्ति कहाँ होगी, जहाँ उनके जीवन के लिए अनुकूल संसाधन होगा। विलुप्ति कहाँ होगी, जहाँ पर उनके जीवन के लिए अनुकूल संसाधन नहीं होगा, मतलब प्रतिकूल होगा, वहाँ पर वह विलुप्त हो जाएगा। बदलाव भी आ सकता है उसमें थोड़ा बहुत, मतलब संसाधन है तो, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। संघर्ष करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा, अपने अंदर थोड़ा बदलाव करेगा उस स्थिति के अनुकूल, जिससे कि क्या कहते हैं, उसको प्रकृति के संसाधन या जो जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है वह प्राप्त हो सके। तो उत्पत्ति, विलुप्ति और बदलाव तीनों ही उसके जीवन के लिए उपलब्ध संसाधनों के ऊपर ही निर्भर करता है। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन, जैविक और अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो खाद्य संसाधन है वह एक निश्चित मात्रा में ही बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फसल, देखो अब जैविक, अजैविक 2 प्रकार के जो है यहाँ पर घटक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो पादप है और जैसे कुछ मांसाहारी है ना, यहाँ पे पादप से प्राप्त संसाधन और मांसाहार, ठीक है, ये दोनों जो है जैविक संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। जो पादप है उनका एक निश्चित फसल चक्र होता है, हालांकि फसल की संख्या में खाद आदि का प्रयोग करके थोड़ी मात्रा हम उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा जो है नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर आबादी किसी क्षेत्र की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वहाँ पर जो है फसल की जो ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से फिर वहाँ पर जो पादप है, फसल है, वह विषाक्त होना शुरू हो जाती है, हानिकारक होना शुरू हो जाती है। और ये एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि सीजनली होने के कारण, ठीक है, हम लोग जानते हैं खरीफ, जायद और रबी 3 प्रकार की फसलें होती है, तो वो एक निश्चित ही मात्रा में उत्पन्न की जा सकती है। उसी प्रकार से मांसाहार है ना, मांसाहार में जो मांसाहार के रूप में हम लोग जंतुओं को ग्रहण करते हैं, मांसाहारी लोग, वो भी मांसाहार भी जंतुओं की ब्रीडिंग है ना, मतलब उनकी प्रजनन क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, कितने ही मात्रा में वह उत्पन्न नहीं कराया जा सकता, क्योंकि साथ साथ उनका भक्षण भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जैविक संसाधन भी एक प्रकार से, हालांकि इसको फोर्स करके थोड़ा बढ़ाया जा सकता है पादपों की उत्पत्ति और जीवों की उत्पत्ति को, लेकिन वहाँ पर एक उसकी भी एक क्षमता है, उसको अनलिमिटेड नहीं बनाया जा सकता कि हम जितना चाहे उतना फसल उत्पन्न कर लें, या अपने जो खाद्य में जिन जीवों को प्रयोग कर रहे हैं उनकी जितनी मात्रा चाहे उतनी मात्रा उत्पन्न कर लें, यह नहीं किया जा सकता। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, अजैविक घटक। अजैविक घटक भी एक प्रकार से हमारे खाद्य संसाधन में आ रहे हैं। ये अजैविक घटक कौन से, मैंने पहले ही बताया था, 2 है, जल और वायु,
इनको भी हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें खाद्य संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। अब ये जो जल और वायु है, ठीक है, इसकी भी मात्रा निश्चित है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी मात्रा हमारे नियंत्रण के बिल्कुल बाहर है। हम नियंत्रित ही नहीं कर सकते किसी स्थान विशेष पर श्वास लेने योग्य वायु को और वहाँ पर उपस्थित जल की मात्रा को। हम सिर्फ उनकी बचत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचत कर सकते हैं और अपनी संख्या को, जो जीवों की संख्या है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे कि ये जो घटक है जल और वायु है ना, वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में बने रहे। तो अनियंत्रित जनसंख्या जो है जीवों के ह्रास का एक प्रमुख कारण यहाँ पर बन सकता है। यह जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए ग्राफ दिया, ये क्वेश्चन में कई बार पूछता है, इस ग्राफ को एकदम टिक मार्क कर लो। ये दोनों ग्राफ प्रश्न में पूछ देता है, ये आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में भी पूछ देता है और उसमें नीचे 3-4 ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पर देखिए आपके लिए खाद्य संसाधन की मात्रा जो दी गई है उसका ग्राफ दिया हुआ है और साथ में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ दिया गया है। क्या जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति के समकक्ष है ना, और 3 ऑप्शन है, नहीं है, पता नहीं, ऐसे करके 3-4 आपको ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर आपको क्या टिक करना है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि कभी भी खाद्य आपूर्ति के अनुरूप नहीं हो सकती, या खाद्य आपूर्ति कभी भी जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप नहीं हो सकती। यहाँ देखिए जो खाद्य संसाधन की मात्रा है ना, वो एक निश्चित समय अंतराल में ही होगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है, एक चीज़ होती है हमारी फसल चक्र, जिसके बारे में हम लोग कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कक्षा 8वीं में फसल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। फसल चक्र निश्चित होता है और फसलें भी 3 प्रकार की होती है, जो सीजनली होती है, रबी, जायद और खरीफ, ठीक है। तो वो जो सीजनली फसल है वो हमको सीजन में ही प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है, वो अपना एक निश्चित समय ही रहेगी। हमको जब भोजन चाहिए, हमारे क्या कहते हैं वार्ड में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पर फसल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, या खरीफ की फसल हमको रबी की फसल के समय ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जब होती है, मतलब जनसंख्या का ग्राफ जब तेज़ी से ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंख्या का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है समय के साथ में। कम समय में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि जो खाद्य संसाधन है वो थोड़ा सा यहाँ पर हमने रासायनिक संसाधनों का, कृत्रिम संसाधनों का, जैसे सिंचाई का और वहाँ पर खेत में ट्रैक्टर आदि जो मशीनें हैं उनका अगर हम प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर हम खाद्य संसाधनों की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ढाल लिए हुए ये ग्राफ, लेकिन हम इसको एकदम जनसंख्या के अनुरूप वृद्धि नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि कभी भी खाद्य आपूर्ति के इक्वल नहीं होती है, ये इक्वल नहीं होगा, कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक। यह ग्राफ अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यह ग्राफ 1780 के दशक में दिए गए किसी प्रजाति के जीवों की जनसंख्या में वृद्धि व उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। तुलनात्मक तुलना हो रही है कि क्या किसी इलाके में जितनी खाद्य आपूर्ति हो रही है, जनसंख्या में अगर अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, तो क्या दोनों इक्वल हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ जो खाद्य फसलें हैं वो एक निश्चित मात्रा में ही वृद्धि करेंगी। हम अगर यहाँ पर कुछ कृत्रिम संसाधन लगाते हैं, कैसे संसाधन लगाते हैं? कृत्रिम संसाधन लगाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है कृत्रिम संसाधनों से, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा समझें कि हम एकदम इसको अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के इक्वल ले जाएंगे, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हम अपनी खाद्य आपूर्ति करेंगे, तो यह संभव नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्राफ देखकर बताएं। यहाँ पर ये ग्राफ हमारे कई सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है? एक समान है क्या? नहीं, खाद्य संसाधन की वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि से काफ़ी कम है, ठीक है। इनमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है? तो किसकी दर ज़्यादा तेज है? जनसंख्या की। किसकी दर ज़्यादा तेज है? जनसंख्या की, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं,
वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व, लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाक्य जो है ये बता रहा है कि जीवों की किसी जीव की जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी इलाके में तो प्राकृतिक रूप से उसमें नियंत्रण कैसे आता है, वो इसी प्रकार से आता है कि वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, क्या चीज़ है वहाँ के प्राकृतिक संसाधन। ठीक, प्राकृतिक जो संसाधन है वो उनमें कमी हो जाती है, और जब उनमें कमी होती है, प्राकृतिक संसाधन मतलब भोजन, जल और वायु, उनमें कमी हो जाती है तो उसके कारण जीवों में आपस में द्वंद्व शुरू हो जाता है किस रहने के लिए। ठीक है, और भोजन की कमी के कारण भी कुछ जीव मर जाते हैं, और कई बार जलवायु में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, जैसे बाढ़ है ना, अभी आप लोग देख रहे होंगे असम है और उत्तराखंड है, वहाँ पर बहुत भयानक बाढ़ आई हुई है। 2 लाख से ऊपर लोग, ठीक, कितने लोग, 2 लाख से ऊपर लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस इलाके में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी हानि हो रही है, जिसके कारण इस प्रकार की आपदाएं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ जीव जो है वहाँ पर मर जाते हैं और कुछ जीव बच जाते हैं, और इसी प्रकार से जो है जीवों की संख्या में नियंत्रण होता है। अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न भी दिए हैं ऊपर दिए गए पैराग्राफ के आधार पर। क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं? क्या विशेषता होगी? वो इन सब चीज़ों से बच के निकल जाएगा, मतलब आप समझ लो फिल्टर हो रहा है वो जीव, है ना। वो किससे बच जाएगा? प्राकृतिक आपदा से भी बच जाएगा, परस्पर द्वंद्व से भी बच जाएगा, और जो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं है ना, मतलब वो अपर्याप्त खाद्य संसाधनों में भी निर्वाह अपना कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को इन सब परिस्थितियों के, इन सारी परिस्थितियों के अनुकूल वो बना लेगा और अपने आप को वहाँ पर बचा कर रखेगा। तो उसमें क्या विशेषता होगी? इन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने की विशेषता होगी। मतलब कौन सी विशेषता होगी? अनुकूलन की। कौन सी विशेषता होगी? अनुकूलन की। विपरीत परिस्थितियों से बचने की विशेषता क्या कहलाएगी? अनुकूलन कहलाएगी। तो अनुकूलन की विशेषता जो जीव रखेगा वो अपने आप में वृद्धि कर सकता है। क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? जीवों पर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है? अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित रहते हैं। हालांकि हम कुछ कृत्रिम माध्यमों से इनमें कुछ बहुत थोड़ी सी वृद्धि कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन जल, वायु, भूमि ये ऐसे संसाधन हैं जिनमें हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते। तो जीवों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? जल, वायु और भूमि, है ना, जो अन्न उत्पन्न करने योग्य भूमि है ना, और जल, वायु है, इनमें जैसे ही प्रदूषण होता है या जिनमें जैसे ही कमी आती है, जीवों की संख्या में क्या होने लगता है? ह्रास होने लगता है। प्राकृतिक आपदा का वहाँ पर हमको शिकार होना पड़ता है। क्या डायनासोरों की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? डायनासोरों की विलुप्ति के पीछे कई प्रकार के मतभेद हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से वहाँ पर एक थ्योरी है कि शीत युग आया था। शीत युग मतलब ऐसा बोला जाता है कि कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड, है ना, धरती से टकरा गया था और उसके कारण जो मौसम है, प्रकृति है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था। पूरी धरती बर्फ़ से ढक गई थी और जो डायनासोर थे, सरीसृप थे, वो इस बहुत अति ठंड को, बहुत ज़्यादा ठंड को सहन नहीं कर पाए और इसीलिए जो है वह नष्ट हो गए, क्योंकि उनके आकार बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। ठीक है, तो डायनासोरों की विलुप्ति का कारण भी मौसम में परिवर्तन था, और शीत युग के कारण वनस्पतियाँ भी नष्ट हो गई। जो छोटे डायनासोर थे वो भी नहीं बच सके, वनस्पतियाँ नष्ट हो गई तो उनके भोजन के संसाधन नष्ट हो गए, है ना। शाकाहारी डायनासोर नष्ट हो गए, और जब तो जो मांसाहारी डायनासोर थे उनमें आहार के लिए आपस में द्वंद्व होने लगा, तो लगभग जो है सारे डायनासोर वहाँ पर मर गए। कुछ जीव वहाँ पर बच गए, जो बच गए वो बहुत ज़्यादा छोटे आकार के थे, और आज जो है हम उन्हीं के जो वंशज हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डायनासोरों की विलुप्ति का कारण भी क्या था, पर वातावरण में परिवर्तन था। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।